गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू द मॉक एनालिसिस ऑफ जीके सेक्शन। आज हम बात करने वाले हैं, हमारा जो मॉक है दैट इज BMTC 2713। इस मॉक के अंदर किस तरह के पैसेजेस हमें देखने को मिले हैं और उन पैसेजेस से रिलेटेड हमें किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। चलिए डिस्कस करते हैं पैसेज वन। पहला पैसेज क्या बात कर रहा है, तो अगर आप लोग देखोगे तो रिसेंट में एक ट्रेड डील हुई है, ठीक है। और वो ट्रेड डील रिसेंट में किसके साथ हुई है? बांग्लादेश और यूएस के बीच में एक ट्रेड डील साइन की गई है, जो कि कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, आपका टेक्सटाइल के ऊपर ये डील साइन की गई है। उसी पूरे की पूरी बांग्लादेश और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बीच में जो टेक्सटाइल डील साइन की गई है, उसके बारे में पूरा की पूरा पैसेज बात कर रहा है। बेसिकली इस डील के साइन हो जैसे ही ये बांग्लादेश और यूएस के बीच में ये जो ट्रेड डील साइन हुई है, जैसे ये साइन हुई उसके जस्ट बाद हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर हैं, जिनको हमने यहाँ पर एक्स से एब्रीवेट किया है, उनका एक स्टेटमेंट आता है। और उस स्टेटमेंट में वो बोलते हैं कि जिस तरह से बांग्लादेश की यूएस के साथ जो इंडियन जो टेक्सटाइल के फील्ड में जो डील हुई है, उसी तरह से इंडिया भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि आने वाले एक महीने के अंदर इंडिया भी क्या करेगा, इस तरह का डील जो है वो यूएस के साथ क्या करेगा, साइन करेगा। अगर हम इस डील की बात करते हैं जो कि कहीं ना कहीं किसके साथ हुई है, आपका बांग्लादेश के साथ हुई है, तो उसमें एक बड़ा कंसर्न देखने को मिल रहा है कि इंडियन गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, ठीक है, इंडियन प्रोडक्ट्स जो हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं 18% का डिसएडवांटेज क्या करेगा, इंडियन टेक्सटाइल मार्केट का मैन्युफैक्चरर और प्रोडक्ट जो है वो 18% का डिसएडवांटेज क्या करेंगे, आपका फेस करेंगे एज कंपेयर टू द जो बांग्लादेशी एक्सपोर्ट होगा जिस इस डील के थ्रू। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप लोग देखोगे तो ये पूरा की पूरा जो आपका पैसेज है, इट इज अबाउट द टेक्सटाइल डील विच इज साइंड बिटवीन द इंडिया एंड द बांग्ला सॉरी विच इज साइंड बिटवीन द बांग्लादेश एंड यूएस। ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। और ये भी बात हो रही है कि आने वाले कुछ महीनों में इंडिया भी इस तरह की एक क्या करेगा, ट्रेड डील क्रैक करेगा यूएस के साथ। चलिए देखते हैं पैसेज वन से रिलेटेड पहला क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट हैज बीन डिडक्टेड बाय एक्स इन द पैसेज। तो एक्स यहाँ पर है आपका कॉमर्स मिनिस्टर का जो नेम है, इट इज एब्रीवेटेड बाय द एक्स। ऑप्शन है पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, KR नायडू एंड गिरिराज सिंह। तो भाई एक्स यहाँ पर जो एब्रीवेट किया गया है वो है पीयूष गोयल साहब। एक्सप्लेनेशन में डायरेक्ट लिखा है कि इंडिया यूएस ट्रेड डील विच एक्सपेक्टेड टू साइंड नेक्स्ट मंथ। ठीक है, सीधी सी बात है, जिस तरह से बांग्लादेश की डील अभी रिसेंट में साइन हुई है, हमारा हमारा इंडिया भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि नेक्स्ट मंथ तक इंडिया भी क्या करेगा, इस तरह की डील को क्रैक करेगा, जिससे कि इंडियन टेक्सटाइल मार्केट को एक बूम मिलेगा। और ये पूरा की पूरा स्टेटमेंट किसने दिया है? कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने दिया है थर्सडे के दिन। नेक्स्ट, विच इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ जीरो टैरिफ मैकेनिज्म। ठीक है, तो जीरो टैरिफ मैकेनिज्म जो होता है उनमें से जीरो टैरिफ मैकेनिज्म का इनमें से क्या मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स है, हम देखते हैं ऑप्शंस को। पहला है स्पेसिफाइड वॉल्यूम ऑफ टेक्सटाइल इंटरिंग द यूएस एट जीरो टैरिफ। सेकंड, zero tariff on US import to Bangladesh, duty free access for all Bangladeshi export, एंड थर्ड लास्ट वन, रिमूवल ऑफ कोटास ऑन कॉटन ट्रेड। तो बेसिकली अगर आप पैसेज को देखोगे तो पैसेज के अंदर बात हुई है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात हुई है और टेक्सटाइल में जीरो टैरिफ मैकेनिज्म को यूज करने की बात हुई है। तो ऑप्शन ए जो है वही डायरेक्टली क्या कर रहा है, इस स्टेटमेंट को, जीरो टैरिफ मैकेनिज्म को क्या कर रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है। इट स्पेसिफाइड वॉल्यूम, क्या बोल रहा है, स्पेसिफाइड वॉल्यूम ऑफ टेक्सटाइल इंटरिंग द यूएस एट जीरो टैरिफ, मतलब जो भी बांग्लादेश से क्या होगा, आपका एक्सपोर्ट होगा, ठीक है, या फिर यूएस मार्केट के अंदर जो भी बांग्लादेशी कमोडिटी, टेक्सटाइल कमोडिटी इंटर होगी, उसके ऊपर यूएस क्या करेगा, 0% टैरिफ क्या करेगा, इंपोज करेगा। यही क्या करता है, जीरो टैरिफ मैकेनिज्म को यहां पर स्पेसिफाई कर रहा है इस पैसेज को अगर आप कंसर्न में लेके देखोगे तो यही बात हो रही है। इसीलिए स्टेटमेंट वन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए, जीरो टैरिफ मैकेनिज्म को हमने यहाँ पर क्या किया है, स्पेसिफाई किया है। क्या बोल रहा है कि ये आपका क्या है, कंसर्न स्टोन जो है मैकेनिज्म, इज कंसर्न स्टोन ऑफ द February 2026 यूएस बांग्लादेश कॉटन फॉर जीरो टैरिफ ट्रेड डील। ठीक है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कोटा बेस्ड सिस्टम दैट अलाउ द स्पेसिफाइड वॉल्यूम ऑफ द बांग्लादेशी टेक्सटाइल एंड apparels goods to enter the United States at zero reciprocal tariff rate। तो ऑब्वियस सी बात है, स्टेटमेंट वन क्या होगा,
करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द टर्म रेसिप्रोकल टैरिफ रेफर्स टू। तो रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है? लेट्स टू कंट्रीज हैं, एक्स है और एक वाई है। रेसिप्रोकल टैरिफ का डेफिनेशन क्या बोल रहा है? जितना टैरिफ एक्स वाई पे लगाएगा उतना ही टैरिफ वाई भी एक्स पे लगाएगा। इक्वल टैरिफ जब दोनों कंट्री एक दूसरे पे इंपोज करती हैं तो इट इज टर्म्ड एज रेसिप्रोकल टैरिफ। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, एक्चुअली ऑप्शंस में देखते हैं कौन सा ऑप्शन इस डेफिनेशन को प्रॉपरली फुलफिल कर रहा है। पहला, इक्वल टैरिफ कंसेशन एक्सचेंज बिटवीन द टू कंट्रीज, ऑब्वियस सी बात है, सही है। सेकंड, टैरिफ इंपोज ओनली ऑन एग्रीकल्चर गुड, नहीं। सेकंड, थर्ड, टैरिफ इंपोज बाय डब्ल्यूटीओ, नहीं। सब्सिडी ऑन एक्सपोर्ट, तो ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। और एक्सप्लेनेशन मैंने अभी आपको बताया कि रेसिप्रोकल टैरिफ होता क्या है, उसी तरह से हम इसे देख लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट इज। जब भी कोई कंट्री के बीच में बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है तो उसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं। इंपोज यूनिफॉर्म ग्लोबल टैरिफ, नहीं। दूसरा, रिड्यूस ट्रेड बैरियर बिटवीन द टू कंट्रीज, ऑब्वियस सी बात है, जब भी कोई दो कंट्री क्या करती है, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट क्या करती है, साइन करती है, तो वो अपने ट्रेड बैरियर्स को हटाती हैं और कहीं ना कहीं एक स्मूथ विंडो क्रिएट करती है जिसके थ्रू क्या किया जा सके, ट्रेड को रेगुलेट किया जा सके। इसीलिए ऑप्शन बी क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर होगा। यही बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है। एक्सप्लेनेशन भी आपको यही बताएगा। बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो क्या करता है आपका? वो करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है और रिड्यूस करता है ट्रेड बैरियर्स को, सच एज टैरिफ, इंपोर्ट कोटा, एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन, इनको क्या करता है वो भाई एलिमिनेट करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 29, द कस्तूरी कॉटन भारत प्रोग्राम प्राइमरली फोकस ऑन। तो एक प्रोग्राम है हमारे पास जिसका नाम है कस्तूरी कॉटन भारत प्रोग्राम। इसका मेजर फोकस किस पे है? ऑप्शन देखते हैं। इंक्रीजिंग कॉटन एमएसपी, सेकंड कॉटन एक्सपोर्ट सब्सिडी, थर्ड कॉटन टेक्सटाइल मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग, एंड डी ट्रेसेबिलिटी सर्टिफिकेशन बैंडिंग ऑफ इंडियन कॉटन। तो कस्तूरी कॉटन भारत प्रोग्राम जो है बेसिकली बात करता है ट्रेसेबिलिटी सर्टिफिकेशन एंड द ब्रांडिंग ऑफ इंडियन कॉटन के बारे में, इसीलिए ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन डायरेक्टली बता रहा है कि ये जो पूरा की पूरा प्रोग्राम है दैट इज द कस्तूरी कॉटन भारत प्रोग्राम, इट इज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एंड द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इस इनिशिएटिव में हम क्या करते हैं? क्यूआर बेस्ड टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, जिससे हम एंड टू एंड ट्रेसेबिलिटी, aim to enhance the global competitiveness and the brand value of the premium Indian cotton को मेंटेन करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 30, विच ट्रेन कनेक्ट टू कोलकाता टू ढाका। ऑप्शन है बंधन एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस एंड मैत्री एक्सप्रेस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज मैत्री एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस वो ट्रेन है जो कोलकाता से ढाका को कनेक्ट करती है। अगर आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो मैत्री एक्सप्रेस का मतलब होता है फ्रेंडशिप एक्सप्रेस, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो ये ट्रेन सर्विसेज फॉरेन रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्टार्ट की गई थी बिटवीन इंडिया एंड द बांग्लादेश। मैत्री एक्सप्रेस की अगर हम बात करें तो ये ढाका बांग्लादेश से लेके कोलकाता इंडिया को कनेक्ट करती है और हम लोगों ने इसको ट्रेन को जो किया था, फर्स्ट कंप्लीट सर्विस जो थी इसकी, ये इनिशिएट की गई थी 14 अप्रैल 2008 में। इसीलिए ऑप्शन डी क्या होगा आपका? करेक्ट। चलो तो देखते हैं पैसेज सेकंड को। पैसेज सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो ये बात कर रहा है एक डायरेक्टिव के बारे में जो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने क्या किया है आपका? इशू किया है। जो डायरेक्टिव्स के अंदर बहुत सारी बातें की गई है, जैसे कहीं ना कहीं यहाँ बात की गई है, डायरेक्ट किया गया है कि ऑल 6 स्टेंजा ऑफ द वंदे मातरम जो है उसको किस तरह से यूज करना है। जब भी आप लिखोगे यहाँ पर नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम जो है, अगर इन दोनों को आपको एक साथ क्या करना है? प्ले करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? नेशनल सॉन्ग को प्ले करना है, ठीक है। और ये पूरा की पूरा जो डायरेक्टिव इशू किया गया है, ये इशू किया गया है आपका ऑर्डर के थ्रू, जो कि 28 जनवरी को इशू किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने यहाँ पर बहुत सारे प्रोटोकॉल भी क्या किए हैं आपका? सेट किए हैं अबाउट द नेशनल सॉन्ग टू पुलिस चीफ एंड द चीफ सेक्रेटरीट ऑफ द स्टेट इन द ड्यूटीज के लिए, ठीक है। साथ साथ में यहाँ बताया गया है कि ड्यूरेशन कितना होगा पूरे के पूरे नेशनल सॉन्ग के 6 स्टेंजा का, जो कि मेंशन किया गया है 3 मिनट्स एंड 10 सेकेंड, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं तो नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम के बारे में भी बात की गई है। तो बेसिकली अगर आप इस पैसेज को देखोगे तो ये पैसेज आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के डायरेक्टिव्स के बारे में बात करता है। ये बताता है कि नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम जो है उनको अगर आपको संग करना है, प्ले करना है, तो किन किन डायरेक्टिव्स को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी बातें जो प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, ये ऑर्डर को इशू करके मिनिस्ट्री ऑफ
होम अफेयर ने बताए हैं। अब इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है आपका, तो ऑफिशियल वर्जन ऑफ द नेशनल सॉन्ग इज अप्रोक्सीमेटली। ऑफिशियल वर्जन का मतलब हो 6 स्टैंजा, इट इज डायरेक्टली मेंशन 3 मिनट्स एंड 10 सेकंड। ठीक है, तो देखिए इसमें डायरेक्टली पैसेज के अंदर मैसेज मेंशन है, तो ऑप्शन सी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इट इज डायरेक्टली मेंशन इन द passage. Next question number 32. When both national song and the national anthem are played at the same event, which is played first? It is also mentioned in the passage. भाई डायरेक्टली बोला गया है नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम को अगर आपको एक इवेंट में प्ले करना है तो सबसे पहले आप लोगों को किसे प्ले करना पड़ेगा, नेशनल सॉन्ग को प्ले करना पड़ेगा, दैट इज वंदे मातरम। ठीक है, ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। वंदे मातरम वॉज पब्लिश्ड इन, ठीक है, तो वंदे मातरम जो आपका नेशनल सॉन्ग है वो किस लिटरेचर के अंदर पब्लिश किया गया था? ऑप्शन है आपका बंग दर्शन, आनंद मठ, आनंद मठ केसरी, वंदे मातरम न्यूज़पेपर। तो वंदे मातरम जो है आपका नेशनल सॉन्ग, इट इज फर्स्ट पब्लिश्ड इन ऑप्शन ए, दैट इज बंग दर्शन नाम का एक नॉवेल हुआ करता था मैगजीन, वहां उसमें क्या किया गया था, इसे पब्लिश किया गया था। वंदे मातरम जो है इसे कंपोज किसने किया है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी साहब ने। ये पहली बार पब्लिश किया गया था बंगाली बंगाली लिटरेरी जर्नल, ठीक है, जिसका नाम है आपका बंग दर्शन, ऑन ऑन 7 नवंबर 1875। बाद में अगर आप लोग देखोगे तो 1882 में इसे बाद में आनंद मठ के अंदर क्या किया गया था, इंक्लूड किया गया था, जो कि एक इन्फ्लुएंशियल क्या था, नॉवेल था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34। ऑन विच डेट वॉज वंदे मातरम अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ नेशनल सॉन्ग? तो वो कौन सा डेट है जिस दिन हमने वंदे मातरम को स्टेटस ऑफ नेशनल सॉन्ग दिया था? ऑप्शन है आपके पास 15 अगस्त, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1947 एंड ऑप्शन डी दैट इज 24 जनवरी 1950। करेक्ट आंसर अगर आप लोग देखोगे तो वंदे मातरम को हमने नेशनल सॉन्ग का जो स्टेटस दिया था, इट इज गिवन ऑन 24 जनवरी 1950। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन बताता है वंदे मातरम को ऑफिशियली हम लोगों ने स्टेटस ऑफ नेशनल सॉन्ग जो दिया था वो दिया था 24 जनवरी 1950 को। इस दिन हम लोगों ने और बहुत से काम भी किए थे। ठीक है, ऑन दिस डे द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द इंडिया अडॉप्टेड द सॉन्ग, ठीक है, नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया गया था। दूसरा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हम लोगों ने अपॉइंट किए थे, दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीएम इसी दिन किए गए थे। साथ साथ में नेशनल एंथम भी हमने इसी डेट मतलब 24 जनवरी 1950 को क्या किया था, ऑप्ट किया था। तो ये तीन काम हमने बड़े काम इस डेट पे किए थे, इसीलिए आपको पता होना चाहिए। Next question number 35. Jangan Man forms the first stanza from which parent poem? तो बेसिकली जनगण मन दैट इज आवर नेशनल एंथम, वो किस पोयम का फर्स्ट स्टैंजा है? ऑप्शन बताया गीतांजलि, अमर सोनार बांग्ला, आनंद मठ एंड भारतो भाग्यो विधाता। तो जनगण मन जो है वो भारतो भाग्य विधाता नाम की एक पोयम, पेरेंट पोयम है, उसका फर्स्ट स्टैंजा है, इसीलिए ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। जनगण मन का जो फर्स्ट जनगण मन बेसिकली एक फर्स्ट स्टैंजा है, एक बंगाली पोयम जिसका नाम था भारतो भाग्य विधाता। ठीक है, बाद में इसे भारत भाग्य विधाता के नाम से हम लोगों ने ट्रांसलेट किया है, जो कि नोबल लिटरेट रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, लिखा था। इट इज रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 36। जनगण मन वॉज फर्स्ट संग पब्लिकली ऑन, पहली बार जनगण मन कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 एंड 24 जनवरी 1950। अगर आप थोड़ा सा भी इसमें एलिमिनेशन का मेथड लगाओगे तो आपको डायरेक्टली पता लग जाएगा कि ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि देखो ये सारी डेट तो इंडिपेंडेंस और उसके आसपास की है। ठीक है, पर हम सबको पता है कि हम लोग पहली बार जो जनगण मन है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक सेशन में क्या किया था, पहली बार संग किया था, इसीलिए 1911 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जनगण मन को हमने पहली बार 27 दिसंबर 1911 में हम लोगों ने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का कलकत्ता सेशन था उस समय पब्लिकली क्या किया था, संग किया था। ठीक है, इट इज कंपोज बाय द नोबल लिटरेट रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, और इट इज परफॉर्म्ड बाय हिज नाइसी सरला देवी चौधरानी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है पैसेज 3। पैसेज 3 बात कर रहा है आपका इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में।
ठीक है। तो अगर आप लोग इस पैसेज को देखोगे तो रिसेंट में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज को पुश करने के लिए जो हमारा इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन जो है उसका 2.0 वर्जन को क्या किया है, आपका लॉन्च किया है। और अगर आप बात करोगे तो इस पूरे पैसेज के अंदर बात हो रही है कि बजट के अंदर किस तरह से हमने हमने इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को लॉन्च किया है। और ये भी बताया गया है कि इस 2.0 वर्जन से हम लोग कहां से कहां स्विच हो रहे हैं। तो इस वर्जन से हम प्रोड्यूस इक्विपमेंट ऑफ द मटेरियल, डिजाइन फुल स्टेक इंडियन आईपी एंड फोर्टिफाइंग द सप्लाई चेन, इन चीजों के ऊपर क्या करने वाले हैं, आपका फोकस करने वाले हैं। अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आपका डिटेल दिख जाएगी कि भाई इस पूरी की पूरी स्कीम्स के थ्रू हमने क्या क्या काम किया है, कितना क्या पैसा दिया गया था, वो सारा हल्का फुल्का जो आपका इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में जो आउटले है वो आपको इस पैसेज के अंदर देखने को मिलेगा। अब इससे रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 37। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। तो रिसेंट में जो लॉन्च किया गया है इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट, इट एम टू पोजीशन इंडिया टू कॉम्पिटिटिव प्लेयर इन ए ग्लोबल सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन। ऑब्वियस सी बात है, जब हम इस तरह के मिशंस को लेके आते हैं तो हम ग्लोबल लेवल पे इंडिया को बूस्ट करने की काम करते हैं, सेमीकंडक्टर चेन में ग्लोबल लेवल पे इंडिया को प्रोजेक्ट करने की बात करते हैं। इसीलिए 2.0 का जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट है। दूसरा, इट सपोर्ट द विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत एंड मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। ठीक है, ये भी यहां पर सपोर्ट किया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम सेमीकंडक्टर की फील्ड में क्या बन जाएंगे, सेल्फ सफिशिएंट बन जाएंगे। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है हम आत्मनिर्भर भारत को तो अलाइन करेंगे ही सही, साथ साथ में मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर वर्ल्ड को भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फुलफिल करेंगे। इसीलिए दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट होंगे और स्टेटमेंट ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। देख लीजिए एक्सप्लेनेशन भी आपको यही बता रहा होगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, इस 2.0 में हमने 1000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में। ठीक है, इंडियन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बूम करने के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 38, फुल स्टेक आईपी डेवलपमेंट अंडर ISM 2.0 रेफर्स टू। अब देखिए सीधी सी बात है, अगर आप पैराग्राफ देखोगे पहला तो उसमें बता रहा है कि हम 2.0 से किन किन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें एक ऑब्जेक्टिव है आपका कि हम फुल स्टेक आईपी डेवलपमेंट करना चाहते हैं अंडर द इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के थ्रू। अब फुल स्टेक आईपी डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, तो पहला है इंपोर्ट टू चिप डिजाइन, सेकंड आउटसोर्सिंग सेमीकंडक्टर पेरेंट, तीसरा licensing only foreign chip technology, and fourth एंड टू एंड इंडियन सेमीकंडक्टर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलपमेंट। ऑब्वियसली बात है, फुल स्टेक आईपी डेवलपमेंट का मतलब ही है कि हम एंड टू एंड इंडियन सेमीकंडक्टर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलपमेंट करेंगे, जिससे कि हमारी फॉरेन डिपेंडेंसी जो है वो क्या होगी, आपका खत्म होगी। इसीलिए ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, एक्सप्लेनेशन डायरेक्टली बोल रहा है कि फुल स्टेक आईटी डेवलपमेंट का मतलब होता है एंड टू एंड इंडियन सेमीकंडक्टर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलपमेंट। ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग वेब सेंट्रिक सपोर्ट से शिफ्ट होंगे होल सेंट्रिक इकोसिस्टम की तरफ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये। नेक्स्ट 39, अ मेजर एडवांटेज ऑफ रिस्क वी आर्किटेक्ट प्रमोट अंडर द डिजिटल इंडिया इज। ठीक है, तो रिस्क वी आर्किटेक्ट जो है, आर्किटेक्चर जो है, इसका मेजर एडवांटेज क्या है जो कि डिजिटल इंडिया के अंदर हम प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन से हाई इंपोर्ट ड्यूटी, सेकंड लाइसेंस कॉस्ट रिक्वायरमेंट, थर्ड नो लाइसेंस कॉस्ट एंड फोर्थ डिपेंडिंग ऑन फॉरेन पेरेंट। तो भाई जो रिस्क वी आर्किटेक्चर जो है, जो कि हम प्रमोट कर रहे हैं अंडर द डिजिटल इंडिया, उसका जो मेजर एडवांटेज है वो है नो लाइसेंस कॉस्ट। लाइसेंस कॉस्ट हमें नहीं देनी पड़ती है, इसीलिए ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट आंसर होगा। ये देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन में भी लिखा हुआ है, मेजर एडवांटेज रिस्क वी आर्किटेक्चर जो प्रमोट कर रहा है वो है आपका नो लाइसेंस कॉस्ट। इसमें किसी भी तरह के लाइसेंस कॉस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। ये ओपन सोर्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है। ठीक है, रिस्क वी अलाउ फॉर द कस्टमाइजेशन विदाउट अ hefty license fee associated with proprietary architecture like ARM, forecasting indigenous innovation, reducing the dependence on foreign technology. Next question, question number 40. Which institution particularly benefit from the chip to start program? तो हमारा एक प्रोग्राम है दैट इज चिप टू स्टार्ट प्रोग्राम। इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन
पर्टिकुलरली इस प्रोग्राम से बेनिफिट हो रहा है? ऑप्शन ए, डिफेंस पीएसयू ओनली। ऑप्शन बी, फॉरेन चिप मैन्युफैक्चरर्स। सी, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। एंड लास्ट वन, यूनिवर्सिटी एंड स्टार्टअप। बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे तो शिफ्ट टू स्टार्ट प्रोग्राम जो है वो बेसिकली बेनिफिट कर रहा है यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप को। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ये मिट्टी के द्वारा इनिशिएट किया गया एक इनिशिएटिव है जो कि कहीं ना कहीं इंडिजिनियस सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को इंडिया में प्रमोट करने की बात कर रहा है, जिससे कि यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप क्या होंगे, बेनिफिट। यूनिवर्सिटी एंड स्टार्टअप को क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट 41, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन वॉज अप्रूव्ड इन। तो 2.0 तो अभी आया है, 1.0 भी था, तो पहले इसे कब अप्रूव किया गया था? तो 19, 20, 21, 22। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 2021 के अंदर हमने इसे पहली बार क्या किया था, लॉन्च किया था। यूनियन कैबिनेट ने इसे अप्रूव किया था दिसंबर 2021 के अंदर, और उस समय हमने इसे कितना फाइनेंशियल आउटले दिया था? 76,000 करोड़ रुपए का आउटले हमने प्रोवाइड किया था। अगला है पैसेज 4। पैसेज 4 बात कर रहा है आपका एंटी डिफेक्शन के बारे में। रिसेंट में एक एंटी डिफेक्शन का केस हम लोगों को देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे में तेलंगाना असेंबली स्पीकर को क्या किया है, अपॉर्चुनिटी दिया है कि वो डिसाइड करे डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन के ऊपर, जिसमें कि 10 भारत राष्ट्र समिति के जो राष्ट्र समिति के जो 10 मेंबर्स हैं, उनके क्या बोलते हैं आपका डिफेक्शन के बारे में यहाँ बात हो रही है। बेसिकली अगर आप लोग देखोगे तो ये पूरा की पूरा पैसेज इज रिलेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिया है किसे, आपका तेलंगाना स्टेट असेंबली को, कि वो फाइनली डिसाइड करे डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन के बारे में अगेंस्ट द रिमेनिंग 2 ऑफ द 10 भारत राष्ट्रीय समिति लेजिस्लेटर हु फेस द डिफेक्शन चार्जेस आफ्टर शिफ्टिंग द अलायंस टू द रूलिंग कांग्रेस पार्टी इन द स्टेट। तो उन्होंने जो डिफेक्शन किया है, पार्टी चेंज किया था, तो उसके बारे में जो 2 लोग हैं 10 में से, उनके डिफेक्शन के बारे में वो जल्दी डिसाइड करे। बेंच जो है, उस बेंच को सरोज करोल ने क्या किया है आपका, जस्टिस संजय करोल साहब ने क्या किया है, हेड किया है, और उन्होंने बताया कि आने वाले 3 वीक में आपको क्या करना है, इस पिटीशन के ऊपर डिसीजन लेना है। तो बेसिकली ये जो पूरा की पूरा पैसेज है, ये दल बदल कानून के ऊपर है। ये बोल रहा है कि किस तरह से डिफेक्शन जो हुआ है, पार्टी चेंज की गई है मेंबर्स के द्वारा, उसमें डिफेक्शन को किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाए। इसलिए इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है आपका, the anti-defection law was introduced through which constitutional amendment? तो एंटी डिफेक्शन जो लॉ है उसे हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शन है 42, 44, 52 एंड 61। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985। हम क्लास में बार बार इसे डिस्कस कर भी चुके हैं, इसीलिए ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो पास किया गया था पार्लियामेंट में 1985 में, बट ये फोर्स में आया 2002 में। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, इसे हमने शेड्यूल 10 के अंदर क्या दिया है, स्पेस दिया है, और इसे हमने जो इंसर्ट किया है, इट इज इंसर्टेड बाय द 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि कहीं ना कहीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर के डिफेक्शन के ऊपर क्या करता है, अपने नियम बताता है। नेक्स्ट है द एंटी डिफेक्शन प्रोविजन वॉज कंटेन्ड इन। ठीक है, तो ये अब हमने अभी देखा कि एंटी डिफेक्शन के जो प्रोविजन है वो किस शेड्यूल के अंदर है, इट इज इन द शेड्यूल 10। ठीक है, शेड्यूल 10 के अंदर क्या है आपका, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये हमने एंटी डिफेक्शन को डाला है, ये आपको डायरेक्टली यहाँ एक्सप्लेनेशन में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 44, द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट स्ट्रेंथन द एंटी डिफेक्शन लॉ बाय रिमूविंग द स्प्लिट प्रोविजन। ठीक है, तो स्प्लिट प्रोविजन का जो को रिमूव करके हमने एंटी डिफेक्शन को और ज्यादा स्ट्रेंथन किस आर्टिकल से किया है, किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से किया है? 86, 91, 97 एंड 101। द करेक्ट आंसर इज 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसीलिए बी इज द करेक्ट आंसर। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 में आया था, जिसने 10 शेड्यूल के अंदर जो एंटी डिफेक्शन है उसे और ज्यादा स्ट्रेंथन किया है। यहाँ पर जो था आपका 1/3 मेंबर शिफ्ट होते थे, उसको रिप्लेस करके हमने एटलीस्ट 2/3 मेंबर का पार्टीशिप का प्रोविजन बनाया था, जिससे कि एंटी डिफेक्शन का जो आपका प्रोविजन था उसे और ज्यादा स्ट्रेंथन किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, अ नॉमिनेटेड मेंबर कैन जॉइन अ पॉलिटिकल पार्टी विदाउट डिस्क्वालिफिकेशन विद इन। तो जब भी कोई मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है तो उसे एक टाइम फ्रेम दिया जाता है, जिस टाइम फ्रेम के अंदर वो क्या करेगा, आपका अपनी पॉलिटिकल पार्टी चूज करेगा। अगर वो नहीं करता है तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो मिनिमम टाइम पीरियड कितना है, ऑप्शन है 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर एंड 2 ईयर। तो वो जो नॉमिनेटेड मेंबर है उसको टाइम दिया जाता है 6 मंथ का। एक्सप्लेनेशन देखिए, नॉमिनेटेड मेंबर जो है, जो कि हाउस ज्वाइन करता है, उसे पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी पड़ती है विद इन पीरियड ऑफ 6 मंथ, अदरवाइज एंटी डिफेक्शन के थ्रू उसको उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 46, अ मर्जर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज कंसिडर्ड वैलिड, नो डिस्क्वालिफिकेशन इफ सपोर्टेड बाय। ठीक है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का मर्जर हो रहा है, ठीक है, या फिर वो शिफ्ट हो रहा है, तो उसमें डिस्क्वालिफिकेशन कब नहीं माना जाएगा, ठीक है, किस कंडीशन में डिस्क्वालिफिकेशन नहीं माना जाएगा, कितने लोग एक साथ शिफ्ट करेंगे तब, 2/3 ऑफ लेजिस्लेचर, सिंपल मेजोरिटी, 1/3 ऑफ लेजिस्लेचर एंड ऑल द लेजिस्लेचर। भाई सीधी सी बात है, 2/3 ऑफ लेजिस्लेचर एक साथ शिफ्ट करेंगे तो वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं माना जाएगा। इसीलिए ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये आपका एक्सप्लेनेशन में देखने को मिला है। अगला है 47 क्वेश्चन, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ इज। तो भाई एंटी डिफेक्शन लॉ को लाने के पीछे हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑप्शन है प्रमोट कोएलिशन गवर्नमेंट, सेकंड प्रिवेंट पॉलिटिकल डिफेक्शन, थर्ड रिड्यूस इलेक्शन एक्सपेंडिचर एंड लास्ट वन स्ट्रेंथन द लोकल गवर्नेंस। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें क्या करना था, पॉलिटिकल डिफेक्शन को रोकना था। इसीलिए ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यह एक्सप्लेनेशन 10 शेड्यूल के बारे में मिल जाएगा। नेक्स्ट है मैसेज 5। पैसेज 5 आपका बात कर रहा है इंडियन एनर्जी वीक। रिसेंट में हम लोगों ने इंडियन एनर्जी वीक को क्या किया है, सेलिब्रेट किया है। कहां पर? गोवा के अंदर। और इस सेलिब्रेशन के समय वर्चुअली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है, उन्होंने क्या किया है, अपने ग्लोबल इन्वेस्टर को ग्रीट किया है और कहीं ना कहीं बताया है कि इंडिया जो है एक एस्पिरेशनल काम कर रहा है, अबाउट द $5 बिलियन का वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है एनर्जी के टर्म में। ठीक है, और ये पूरा की पूरा जो सीधी इवेंट था, ठीक है, इसे गैस एक्सप्लोरेशन, रिफाइनिंग, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, इन वैल्यू चेन, पेट्रोकेमिकल्स, इन सब सेक्टर में किस तरह से रिफॉर्म लाया जाए, उस बारे में यहाँ बात हो रही है। बेसिकली अगर आप इस पैसेज को देखोगे तो दिस पैसेज इज डेडिकेटेड टुवर्ड द इंडिया एनर्जी वीक, इंडिया एनर्जी वीक। और वहां पर जो मोदी जी ने अपना स्टेटमेंट दिया है, जो ग्रीट किया है इन्वेस्टर्स को, उसके बारे में आपको एक आउटले डिटेल यहाँ पे कहाँ मिल जाएगा, इस पैसेज के अंदर मिलेगा। अब इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन जो है वो है, इंडियाज एनर्जी वीक 2026 वॉज कंक्लूडेड इन। तो हम लोगों ने इस एनर्जी वीक को कहाँ कंक्लूड किया, तो इट इज कंक्लूडेड इन गोवा। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। गोवा के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, इंडिया एनर्जी वीक को सेलिब्रेट किया है 2026 का। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो क्या है आपका, सिक्योरिंग द कन्वेंशनल एनर्जी सप्लाई वाई एक्सेलरेटिंग द क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन टू रिमेन अ की ग्लोबल एनर्जी प्लेयर। Next question number 49. Which state unveiled the roadmap to achieve 100% renewable energy by 2050? तो किस स्टेट ने अपना रोड मैप क्या किया है, रिवील किया है, अनवेल किया है कि वो 2050 तक 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर डिपेंडेंट होगा? ऑप्शन है केरला, गुजरात, गोवा एंड तमिलनाडु। करेक्ट आंसर इज गोवा। गोवा ने बताया है कि वो 2050 तक क्या करेगा, आपका 100% क्लीन एनर्जी के रोड मैप को उसने लॉन्च किया है और बोल रहा है कि 100% रिन्यूएबल एनर्जी पे वो 2050 तक अचीव कर लेगा। फोकस एरिया की बात करेगा तो सोलर पावर, बायो एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर वो फोकस करेगा। साथ साथ में डीकार्बोनाइज करेगा सेक्टर्स को, सच एज टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्रीज को। नेट पॉजिटिव पंचायत इनिशिएटिव लेके आएगा। ठीक है, कोलेब्रेशन करेगा गोवा एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के साथ में। ठीक है, तो इस तरह से वो अपने आप को अचीव करने की बात कर रहा है। उसने अपने क्लीन एनर्जी रोडमैप को प्रेजेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। इंडिया एनर्जी वीक वॉज फर्स्ट लॉन्च इन। तो पहला इंडिया एनर्जी वीक कब हमने लॉन्च किया था? ऑप्शन थे 2020, 21, 22 एंड 23। करेक्ट आंसर क्या है? पहला जो हमारा इंडिया एनर्जी वीक था, इट इज लॉन्च इन 2023, दैट इज ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। फर्स्ट हमने 2023 में इंडिया एनर्जी वीक को लॉन्च किया था। ये एक हमारा इंडिया का फ्लैगशिप ग्लोबल इनिशिएटिव प्लेटफॉर्म था, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने क्या किया था, लॉन्च किया था, जिसके थ्रू हम लोग क्लीन एनर्जी की तरफ मूव करने की बात कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। एज पर
IRENA Renewable Energy Statistic 2025, India's rank dash globally in solar power capacity. तो IRENA रिन्यूएबल एनर्जी स्टैटिस्टिक 2025 के हिसाब से इंडिया का ग्लोबल रैंक क्या है सोलर पावर कैपेसिटी में? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इंडिया का जो करंट रैंक है ना, वो क्या है? आपका थर्ड रैंक है। तो भाई इंडिया का जो डेटा है 2024 और अर्ली 2025 का, उसके हिसाब से ग्लोबली इंडिया का रैंक क्या है? थर्ड पोजीशन में है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड पीआईबी, इंडिया ने इसे भी वेरीफाई किया है। इसके सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड पीआईबी की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया तो थर्ड पोजीशन को ग्रैब करता है बाय सरपासिंग द जापान एज ए सोलर थर्ड लार्जेस्ट सोलर प्रोड्यूसर। की फैक्टर देख लेते हैं। सोलर पावर कैपेसिटी में इंडिया ग्लोबली थर्ड पोजीशन पे है, टोटल रिन्यूएबल एनर्जी में फोर्थ पोजीशन पे है, और विंड एनर्जी में इंडिया की जो पोजीशन है वो क्या है? फोर्थ है ग्लोबली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना फोकसेस ऑन। तो प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किस चीज को फोकस करती है? विंड टर्बाइंस, रूफटॉप सोलर अडॉप्शन, बायोफ्यूल ब्लेंडिंग एंड न्यूक्लियर एनर्जी। तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना इज डायरेक्टली फोकस ऑन द सोलर रूफटॉप सोलर अडॉप्शन की तरफ मूव करती है। एक्सप्लेनेशन से देखिए, तो हम लोगों ने क्या किया है, इस स्कीम के थ्रू 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ देने का सोचा है, जिसमें 10 मिलियंस हाउस होल्ड पे हम लोग क्या करेंगे? सोलर पैनल्स को रूफटॉप पे इंस्टॉल करेंगे, जिसके लिए हमने 75,021 करोड़ का बजट भी अलोकेट किया है। अब ये है आपका प्रॉपरली मॉक। ठीक है, अगर आप इस मॉक के डिफिकल्टी लेवल की बात करोगे तो मैं इसे आपका इजी से मॉडरेट की कैटेगरी में डालूंगा। रीजन ये है, एक एंटी डिफेक्शन वाला पैसेज जो आपको प्रॉपरली क्लास में कराया गया है, इसमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना है। दूसरा, ये जो आपका एनर्जी वीक वाला है, ये भी करंट का ही है। साथ साथ में वो एक पैसेज था जिसमें तो डायरेक्टली हमने आंसर दे दिए थे वंदे मातरम वाला। तो कहीं ना कहीं इसका डिफिकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट ही होगा। आई होप सो कि आप लोगों का ये मॉक अच्छा रहा होगा। हैव अ ग्रेट टाइम, मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन के अंदर।